हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑन द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1964 की जो बेयर रीडिंग लेक्चर सीरीज चल रही है उसके अंदर लेक्चर नंबर 2 है। आज हम सेक्शन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 3 बात करता है ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज ईटीसी। ठीक है, मतलब ये जो ऑर्डिनेंस है ना, ये दूसरे लॉज को प्रिवेल करेगा। दूसरे जो भी लॉज हैं उनको क्या करेगा, ये प्रिवेल करेगा। मतलब ये इनका जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इनका क्या रहेगा, इनका ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। तो आइए देख लेते हैं इसकी बेयर रीडिंग। ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब ये क्या बात करता है, द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल हैव इफेक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग एनी लॉ custom or usage, and the registration of Muslim marriage shall take place only in accordance with those provisions। मतलब जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है, सब सेक्शन 1 क्या बात करता है, इसका सब सेक्शन 1 बात करता है कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है 1961, मतलब ये वाला द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, इसके जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, इसकी जो भी शर्त व शवायत हैं, इनके मुताबिक से ही जो है ना मुस्लिम से मैरिज जो है ना उन पर ये जो है ना शर्तें एप्लीकेबल होंगी। इसके अलावा अगर कोई शर्तें या कोई कवानीन जो कोई भी किसी किस्म का एक्ट ऑर्डिनेंस ऑर्डर हो तो फिर ये उनको प्रिवेल करेगा, मतलब ओवरराइड इफेक्ट करेगा। मतलब ये उन पर क्या करेगा, प्रिवेल, मतलब इन पर ये बालादस्त रहेगा, डोमिनेट रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब ये इसके जो भी प्रोविजंस हैं वो काबिल कबूल रहेंगे, हालांकि बनिस्बत दूसरे कानून के। ठीक है, मतलब ये काबिल कबूल रहेंगे इसकी जो भी प्रोविजंस हैं। सब सेक्शन 2 बात करता है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, मतलब कि जो यहाँ पर डाउट जो आ रहा है ना आपके जहन में कि ये जो है ना कैसे, मतलब इसकी ओवरराइडिंग इफेक्ट कैसे होगी। मतलब ये जो फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है 1961, ठीक है, शादी से मुतालिक, मैरिज से, मेंटेनेंस या डावरी आर्टिकल्स, उससे रिलेटेड जो भी फैमिली मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे उनको इस एक्ट, इस ऑर्डिनेंस के तहत ही डील किया जाएगा। इस ऑर्डिनेंस में जो प्रोविजंस मौजूद हैं वो वैलिड रहेंगे एज कंपेयर टू द अदर लॉज। यहाँ तक बात क्लियर है, एज कंपेयर टू द अदर लॉज। ठीक है, इट इज़ hereby declared that the provisions of arbitration act 1940, ठीक है, आर्बिट्रेशन एक्ट के, ठीक है, जो भी प्रोविजंस हैं या फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हैं, ठीक है, वो सब के सब एप्लीकेबल नहीं होंगे आर्बिट्रेशन काउंसिल पर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है बहुत। ठीक है, मतलब ये जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस हैं इसका अपना जो है ना वो प्रोसीजर है, इस पर सीपीसी या फिर आर्बिट्रेशन काउंसिल एप्लीकेबल, आर्बिट्रेशन एक्ट जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं होता है 1940 वाला। यहाँ तक बात क्लियर, सिंपल है। इसके बाद चले जाते हैं हम जो सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 बात करता है सक्सेशन। ये जो मैं आपकी इसको बेयर रीडिंग तो आपको मैं जो है समझा देता हूँ, मगर ये सेक्शन जो है बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड है। ठीक है, डिस्प्यूटेड सेक्शन, इस पर बहुत बड़ी बेस चल रही है। ठीक है, 1961 से लेकर आज तक इस पे जो डिस्प्यूट चल रहा है ना वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि ये बात करता है इनहेरिटेंस की। किसकी बात करता है, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या है, मतलब जो जायदाद वगैरह है ना, जायद जो लीगल अफेयर्स होते हैं उनमें जायदाद किस तरह विरासत की जाए। ठीक है, एक शख्स जिंदा है, ठीक है, तो फिर उसको तो वो अपना जायदाद से हिस्सा मिलता है, मगर कोई शख्स, किसी शख्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है तो फिर उसके जो जायद वारिस हैं उनको भी हिस्सा दिया जाए। ये सेक्शन ये बात करता है सक्सेशन। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, थोड़ा है सिंपल मगर ये डिस्प्यूटेड है। इस पर हमारे पाकिस्तान की जो ऑनरेबल अदालतें हैं, फिर चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर फेडरल शरीयत कोर्ट हो, कोई भी अदालत हो, इन्हों के बहुत बड़े जजमेंट्स इन पर आ चुकी हैं और सब की सब जजमेंट जो है ना, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सब की सब जजमेंट इन पर जो है वो डिस्प्यूटेड है।
अभी तक एक जजमेंट भी फाइनल नहीं है, ना ही हाई कोर्ट कहती है कि जो है इनको एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है, इनको जो है ये जो डिस्प्यूटेड सेक्शन है इनको जो है वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, ना सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ना हमारे पास वो इख्तियारात हैं कि हम इसको जो है वो रिजॉल्व करें। अब जो फेडरल शरीयत कोर्ट है ना, ऑनरेबल हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट पाकिस्तान की, वो भी उनकी भी अथॉरिटीज केस लास्ट इन पर जजमेंट्स आ चुकी हैं, वो अदालत भी जो है उनका भी जो हमारे पास जजमेंट है ना वो भी डिस्प्यूटेड है, ठीक है। वो कहती हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट करे। आ रही है यहाँ तक बात क्लियर? तो ये हमारे पास सेक्शन जो है ये डिस्प्यूटेड है, इन पर बहुत बड़ी डिबेट होगी। इसको अगर आप समझ लें ये एक कानून है, ये एक, ठीक है, इसको आप कह दें कि ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन लॉ, ठीक है। मतलब इसको आप उर्दू में अगर कह दें कि दादा पोता कानून, दादा पोता कानून, ठीक है। इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट होगी, ये अलग से जो भी जजमेंट्स हैं ना सब की सब नंबर वाइज मैं आपको वो सब की सब जजमेंट्स बताऊंगा, और सब की सब जजमेंट्स में क्या हेल्ड हुआ है कि कौन सी जजमेंट में क्या हुआ है, वो सब का सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मगर यहाँ पर बेयर रीडिंग चल रही है तो आइए हम इसकी बेयर रीडिंग मुकम्मल कर लेते हैं। सेक्शन 4 बात करता है सक्सेशन, ठीक है। सब सेक्शन 1 बात करता है सेक्शन 4 का, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ द प्रोपोजिटस बिफोर द ओपनिंग ऑफ सक्सेशन द चिल्ड्रेन ऑफ सच सन और डॉटर, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है प्रोपोजिटस, वर्ड है प्रोपोजिटस। अब वर्ड प्रोपोजिटस का क्या मतलब है? वर्ड प्रोपोजिटस का मतलब है द पर्सन इमीडिएटली अफेक्टेड, ठीक है, द पर्सन इमीडिएटली अफेक्टेड मतलब एग्रीव्ड पर्सन। अब इसको आप कह दें कि फॉर एग्जांपल एक ए है, ठीक है, एक बी है और एक सी है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ए जो है ना ये क्या है? ग्रैंडफादर है, ठीक है, ये क्या है? इसका सन है, ठीक है, ठीक है, और ये इसका ग्रैंडसन है। फॉर एग्जांपल बी की डेथ हो जाती है, ठीक है, बी की डेथ हो जाती है तो ए जो है ना ग्रैंडफादर ये हो जाएगा प्रोपोजिटस, मतलब जिसकी औलाद वफात पा जाए, जिसकी औलाद की डेथ हो जाए ना, जिसकी औलाद की डेथ हो, जो शख्स जिंदा हो जिसकी औलाद गुजर जाए उसको कहते हैं प्रोपोजिटस। यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब अ पर्सन इमीडिएटली अफेक्टेड, मतलब ऐसा शख्स जो एग्रीव्ड बन जाए, ठीक है, जिनके साथ नाजायज़ी हो जाए, जिनके साथ कोई एक्शन डन हो जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? बिफोर द ओपनिंग ऑफ सक्सेशन, मतलब सक्सेशन आने से पहले, मतलब कोई शख्स है बी है, ठीक है, ये है दादा, ठीक है, ये बी है, दादे के नाम पर कोई प्रॉपर्टी थी फॉर एग्जांपल, वो बी को मिलनी थी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब ये दादा है, ये सन है और ये पोता है, ठीक है, ये कौन है? ये पोता है, ठीक है। बेटा जो है डेथ हो गई, मतलब ये दादा है उसके बेटे की डेथ हो गई, मतलब ये जो पोता है इसके अबू की डेथ हो गई। थोड़ी समझ में आ रही बात? मतलब बीच वाला जो शख्स है ना वो गुजर जाता है, दादा जिंदा है, पोता भी जिंदा है, मगर बाप जो है ना, ठीक है, दादे का बेटा और पोते का बाप डेथ हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको अगर समझ में ना आए तो मैं इसे कह देता हूँ कि ये ए है, ये एक क्या है? ग्रैंडफादर है, मतलब दादा है, ये बी इसका बेटा है, मतलब क्या है? बी इसका सन है, ठीक है, और सी इसका है ग्रैंडसन, ठीक है, मतलब पोता। ये क्या है? ये दादा है,
ये बेटा है और ये इसका क्या है, ये इसका पोता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है जो इनको मिलनी थी। ठीक है, किसको मिलनी थी, इनको मिलनी थी। ठीक है, और इसके बाद जो है ना, मतलब इनको मिलनी थी, मगर ये जो है इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है। जब इसकी डेथ हो जाती है तो ये ए जो है ना, ये बन जाता है प्रोपोजिटस। यहाँ तक बात क्लियर है। बिफोर द ओपनिंग ऑफ सक्सेशन द चिल्ड्रन ऑफ सच सन और डॉटर इफ, मतलब ये सक्सेशन, मतलब अगर ये पहले इनकी डेथ हो जाती तो ये प्रॉपर्टी सारी इनको आती। ठीक है, आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। और उसके बाद इनको मिलती जो इनके लीगल हेयर्स हैं उनको। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ओपनिंग द चिल्ड्रन ऑफ सच सन और डॉटर, मतलब जो भी इसकी, अब इसकी डेथ हो गई है ना, ये इसकी डेथ हो गई है। ठीक है, इसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो जो भी इसके चिल्ड्रंस हैं, मतलब सन है या फिर डॉटर है, क्या है, सन है या फिर डॉटर है, उन पर ये प्रॉपर्टी जो है ना, उनको हिस्सा मिलेगा। ठीक है, इफ एनी लिविंग एट द टाइम द सक्सेशन ओपन्स, मतलब जब ये सक्सेशन मिलनी थी, ओपन्स होनी थी, उस टाइम ये क्या थे, हमारे पास ये जिंदा थे। जब इसके जो फादर्स हैं उनकी डेथ हो गई तो ये जिंदा हैं, तो फिर उनको प्रॉपर्टी मिलनी है। यहाँ तक बात क्लियर है। लिविंग एट द टाइम द सक्सेशन ओपन्स शल पर स्ट्राइप्स रिसीव a share equivalent to the share which such son or daughter in case may be would have received if alive, मतलब जो ये इनको शेयर मिलना है, फिर अगर ये ज़िंदा होता, ठीक है, अगर ये ज़िंदा होता तो इस तरह जो इसको शेयर मिलना था ना, वो ऐसा ही इनके जो पोते हैं ना उनको मिलेगा, ऐसा समझा जाएगा कि ये ज़िंदा है। अगर ये ज़िंदा होता तो ज़िंदा होते इनको जो शेयर मिलना था, ठीक है, वो ऐसा ही ऐसा इनको इनके पोतों को मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये ए है, ठीक है, ये इसका बेटा है और ये इसके पोते हैं। ए की कोई प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल ये ए की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर ए बी की ज़िंदा होती, अगर ये बी बेटा है इसका, ठीक है, अगर ये बी जिंदा है और ए की डेथ हो जाती है इसके फादर की, तो जो भी प्रॉपर्टी है इसको ए पर शेयर इसको मिलनी है। ठीक है, अगर ये गुजर गए हैं, ठीक है, बेटा गुजर गया है और इस बेटे के कुछ बच्चे हैं, ठीक है, इस बेटे के कुछ बच्चे हैं, अब ये गुजर गया है, ठीक है, इसकी डेथ हो गई है, तो फिर जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो हिस्सा इनको मिलना था, वो हिस्सा अब डायरेक्ट किसको मिलेगा, इनके पोतों को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि दादा या दादी, आ रही बात समझिए। ये कहा गया है कि सिर्फ मतलब ग्रांड जो भी हैं, मतलब जो प्रोपोजिटस है, उनकी जो भी प्रॉपर्टी, फिर चाहे वो दादा हो या फिर दादी हो। यहाँ तक बात क्लियर है। ये बात भी आप अपने जहन में बिठा दें। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड सेक्शन है, इस पर तो हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, मगर ये आपकी बात जहन में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या शेयर मिलेगा, पर स्ट्राइप, वर्ड है पर स्ट्राइप्स, पर मीन्स हर एक को, ठीक है, हर एक को। अब स्ट्राइप्स मीन्स हिस्सा, अपना अलग अलग हिस्सा, ठीक है, अलग अलग हिस्सा जो भी आएगा, ठीक है, वो इनको मिलना चाहिए। ठीक है, पर स्ट्राइप्स। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं सब सेक्शन 2 पर। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है, सब सेक्शन 2 बात करता है Subsection 2. If a Muslim male from Ahl Tashi dies, the share of a widow in the immovable property left behind by her deceased husband shall be as follows. इस पर आने से पहले फिर भी मैं आपको सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 थोड़ा सा और डिफाइन कर लूँ, अगर समझ में ना आया हो किसी को, कि यही सेक्शन ये बात करता है कि अगर हमारे पास
जो मुस्लिम लॉ में है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में कहा गया है कि अगर कोई शख्स जिनको सक्सेशन मिलनी है, जिनको हिस्सा मिलना है, ठीक है, अगर वो हिस्सा मिलने से पहले उसकी डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल कोई ए है, फादर है, ठीक है, आ रही बात समझ में, ए फादर है, इसके बेटे हैं बी, सी और डी, ठीक है, ये 3 इनके बेटे हैं, ठीक है। बी के 2 बेटे हैं, कौन कौन से, एक्स और वाई। सी के 2 बेटे हैं, ठीक है, एक बेटा है फॉर एग्जांपल जेड, और डी का जो है 2 बेटे हैं एम और एन, ठीक है। अब ये ए जो है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये जायदाद है, बहुत सारी ज़मीन है, ठीक है, आ रही बात समझ में, ये क्या है, ये ज़मीन है बहुत सारी। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर ये तीनों बेटे जिंदा हैं, ठीक है, इन तीनों बेटों के जिंदा होते हुए अगर ये गुजर जाए तो इन तीनों बेटों में जो है वो बराबर जो है ना इसका हिस्सा तकसीम किया जाएगा, शेयर। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर इनमें से अगर कोई गुजर जाता है, फॉर एग्जाम्पल सी गुजर जाता है, सी की डेथ हो जाती है, ठीक है, ये जिंदा है, इससे पहले सी गुजर जाता है और इसका जेड जो है ना बेटा वो जिंदा है, ठीक है। अब बात आ गई कि मुस्लिम लॉ तो कहता है कि अगर कोई अपनी हयाती में, अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना हिस्सा आने से पहले अगर गुजर जाता है, फिर उसको कोई उसका हक नहीं रहता है कि उसको उसके बाप की प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा मिले, क्योंकि वो हिस्सा मिलने से पहले उसकी डेथ हो गई, अब उसका कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। मगर सेक्शन ये जो कहता है ना, हमारे पास मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का जो कहता है, वो ये कहता है कि अगर दादा जो है वो जिंदा है और बेटा गुजर जाए, ठीक है, तो उनके जो पोते हैं ना, चिल्ड्रन जो है ना, फिर चाहे बेटी या फिर बेटा जो भी है, उनको हिस्सा वही मिलेगा पर स्ट्राइप। क्या मिलेगा? पर स्ट्राइप्स, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा हिस्सा इनको मिलेगा, जो हिस्सा इन सी को मिलना था, जो उसके बेटे को हिस्सा मिलना था, इसकी जो है हयाती के अंदर, इसके जो है ज़िंदगी के अंदर, इसकी लाइफ के दौरान, ठीक है, अगर ये ज़िंदा होते और ये गुजर जाते तो जो हिस्सा तीनों को मिलना था, अब ये ज़िंदा नहीं तो क्या हुआ, इसके बेटे तो ज़िंदा है ना, ये बेचारे कहाँ जाएंगे, ये जो है ना ये मजलूम कहाँ जाएंगे, इसके साथ तो जो है ये तो बच्चा यतीम हो गया है। अब इस यतीम का हिस्सा जो है ना, मुस्लिम लाज के मुताबिक इस यतीम को हिस्सा नहीं मिलना है, ठीक है, इस यतीम का हिस्सा, ठीक है, इसको जो मिलना था, फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल इसकी प्रॉपर्टी है कितने की, जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल इसकी प्रॉपर्टी है 70 करोड़ की, ठीक है, तो कितने कितने मिलने थे, 25 इसको, 25 इसको, 25 इसको, ठीक है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि इसकी डेथ हो गई, तो अब इसका हिस्सा नहीं, इनका हिस्सा जो है दोनों में तकसीम यहाँ हो जाएगा, जहाँ नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ तकसीम हो जाएगा, मतलब 25 है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 75 पहले है, इसका ऐड कितना हो जाएगा 12.5, मतलब कितना हो गया, ये हमारे पास 25 और ये, और इसमें भी ये ऐड हो जाएगा, इसका हिस्सा आधा यहाँ पर चला जाएगा 12.5, ये कितने हो गए 25 और 12, 25 और 12 कितने हो गए 70.5 और 73.5, ये हिस्सा यहाँ चला जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। मगर ये जो सेक्शन कहता है कि नहीं, ये जो इसका हिस्सा है 25, ये हिस्सा ये जिंदा नहीं है सी, तो इसके जो बच्चे हैं जेड, इसको जाना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर ये सी जिंदा होता, अब ये डिस्प्यूटेड है ना, ठीक है, कुछ केस लाज, कुछ जजमेंट्स ये आई हैं कि ये अगेंस्ट इस्लाम एंड इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम है, मतलब ये जो इस्लाम के जो इंजेक्शंस हैं उसके अगेंस्ट में है। मगर अगर देखा जाए तो ये बच्चा कहाँ जाएगा, ये यतीम बच्चा, ठीक है, इस यतीम बच्चे का हिस्सा क्यों मिले दूसरों को, आनी बस मैंने,
इसके साथ तो बड़ी नाजायज़ी हो जाएगी। इस पर बहुत बड़ा डिबेट होगा, इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर्स बनाऊंगा, ठीक है, अलग से लेक्चर्स, काफ़ी सारे लेक्चर्स बनाऊंगा इसके ऊपर। एक एक जो केस लॉ है ना, जो स्टार्टिंग से आए हैं, 1961 से स्टार्ट जो हुए हैं केस लॉज आज तक, वो सब के सब में इनके अंदर वो डिस्कस करूंगा। और आपको इनके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च करनी चाहिए कि हम अब ये जो पहले जो मुस्लिम हमारा लॉज हैं वो, और ये जो सक्सेशन जो दिया गया है मुस्लिम फैमिली लॉ के अंदर सेक्शन 4 के अंदर, ये और वो, इसको आप दोनों को कंपेयर करना है हमने बैठकर, और फिर हमने जो है कंक्लूजन निकालनी है कि क्या दुरुस्त है हमारे पास, क्या ये वाकई में जो है इस्लाम की जो इंजंक्शन है उसके अगेंस्ट में है या नहीं है, इसको हमने देखना है अच्छी तरह, ठीक है। ये जो हमारी ऑनरेबल फेडरल शरीयत कोर्ट है ना, इसकी डबल बेंच बैठनी चाहिए इन पर, ठीक है। फेडरल शरीयत कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों को बैठकर ये जो है मैटर डिस्प्यूट रिजॉल्व करना चाहिए, मगर ये ऐसा हो नहीं रहा, ठीक है, ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, ये वजह सब हम उसमें डिस्कस करेंगे, मगर ये आपको समझ में आ गई बात कि ये सब सेक्शन जो है ये बात क्या करता है, ठीक है। सब सेक्शन 1 आपको समझ में आ गई बात कि सक्सेशन है क्या, क्या बात ये मुस्लिम जो है हमारे पास द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4 क्या कहना चाह रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास 2021 में, ठीक है, 4 दिसंबर 2021 को अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। 4 दिसंबर 2021 के अंदर अमेंडमेंट आई है। उसके अंदर सबसेक्शन 2 से लेकर हमारे पास सबसेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 6 तक, सबसेक्शन 6 तक। तो आइए इसकी बैरिडिंग कर लेते हैं। सबसेक्शन 2 बात करें, इफ़ अ मुस्लिम मेल फ्रॉम अहले तशी डाइज, कि अगर कोई भी मुस्लिम मेल हो, कोई मर्द हो, ठीक है, अहले तशी से, अहले तशी समझते हैं आप क्या है, अहले तशी, ठीक है, अहले तशी, ठीक है, मतलब अहले तशी से अगर कोई मर्द की डेथ हो जाए, द शेयर ऑफ विडो इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड बाय हर डिसीज्ड हस्बैंड शैल बी एज फॉलो, मतलब उसको ये इस तरह दिए जाएंगे। अगर कोई अहले तशी का कोई हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फिर उनकी जो विडो है ना, उनको हिस्सा इस तरह मिलेगा। किस तरह, ए में क्या कहा गया है, ए में कहा गया है 1/4 share of fixed price or value of the property if there is no child behind the deceased husband, ठीक है, इसको 1/4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/4 अगर कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है, नो चिल्ड्रन, जो इनकी बेवा है उनको 1/4 हिस्सा मिलेगा हस्बैंड की प्रॉपर्टी से। और बी क्या बात करता है, 1/8 शेयर इफ देयर इज चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, तो फिर इसको 1/8 इशारिया इसको हिस्सा मिलेगा अगर बच्चे इसके पीछे हैं तो, चिल्ड्रन हैं तो, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। सबसेक्शन 3 क्या बात करता है, सबसेक्शन 3 बात करता है इफ देयर आर 2 और मोर विडोज, अगर 2 या 2 से ज़्यादा विडोज हैं, मतलब उसकी एक से ज़्यादा शादी थी, ठीक है, द शेयर एज मेंशन इन सबसेक्शन 2 शैल बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग देम, मतलब जो सबसेक्शन 2 के अंदर जो शेयर दिया गया है ना, वो इक्वली जो है डिवाइड होगा। कितना, कैसे होगा, वो इक्वली डिवाइड होगा उस विडो में, ठीक है, मतलब जो भी हैं, ठीक है, जो भी वाइफ्स हैं उनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मगर वो हिस्सा कितना मिल रहा था, ए में 1/4 मिल रहा था, 1/4 हिस्सा जो है वो टोटल विडो में मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1/4 मतलब इसकी प्रॉपर्टी थी मतलब 100 एकड़, ठीक है, तो 1/4 मतलब कितने मिलने थे हमारे पास, 25 एकड़, ठीक है। अब इसकी 2 वाइफ्स हैं सबसेक्शन 3 के अंदर, तो 25 एकड़ आने थे, तो अब कितने आएंगे, 12.5 एक को और दूसरी को 12.5, मतलब आधा आधा इस हिस्से में से मिलेगा 1/4 से। ऐसा नहीं कि सबको 1/4 दिया जाए। यहाँ तक बात क्लियर है, सबसेक्शन 3 आ गया, ठीक है। सबसेक्शन 4,
सब सेक्शन 4 क्या बात करता है? द प्राइस और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी द प्राइस और वैल्यू एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड नॉट द प्राइस और वैल्यू विच एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द हस्बैंड। मतलब जो प्रॉपर्टी, मतलब जो पेमेंट होगी वो पेमेंट उस टाइम दी जाएगी, वो वैल्यू जो है उस टाइम कंसीडर किया जाएगा जब वो पेमेंट दी जाएगी उसको, ठीक है। उस टाइम की पेमेंट कंसीडर नहीं होगी जब उसकी डेथ हुई। यहाँ तक बात कीजिए। जब हिस्सा दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास कोई मिल्कियत है, फॉर एग्जांपल कोई शख्स गुजर जाता है फॉर एग्जांपल 1950 के अंदर, ठीक है। इसके बैंक अकाउंट में कितने पड़े थे? 100 करोड़ पड़े थे। कितने? 100 करोड़। तो जब इसकी डेथ हुई तो इसको जो 1/4 के हिसाब से इसको कितने मिलने थे? 25 करोड़ मिलने थे। मगर ये 1950 के अंदर डेथ हुई, उस वक्त इतना हिस्सा इसको शेयर आ रहा था। मगर ये शेयर पेमेंट की जा रही है कब? 2022 के अंदर। तो अब ये जो पेमेंट जो बड़ी है बैंक के अंदर, जो ये पेमेंट जो इसका जो बेनिफिट मिला है ये 100 करोड़ से फॉर एग्जांपल ये हो गए 500 करोड़। तो अब ये 500 करोड़ के हिसाब से इसको 2022 में पैसे दिए जाएंगे। सिंपल है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं प्रोवाइडेड। इसका प्रोविजन है सबसेक्शन 4 का। Provided that if the legal heirs of the deceased do not give the widow her share in the above terms, she shall become entitled to her due share in the corpus of immovable property। मतलब अगर कोई ये जो विडो है, ठीक है, बेवा है, अगर इनको हिस्सा नहीं दे रही तो फिर ये इंटाइटल हो जाती है उसकी जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अंदर ये हिस्सेदार बच जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है। सबसेक्शन 5 क्या बात करता है? सबसेक्शन 5 बात करता है, अ विडो इज इंटाइटल्ड टू हर शेयर इन कॉर्पस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 and 3 शैल मुतेंडिस अप्लाई। ठीक है, मतलब ये जो इंटाइटल है विडो जो है ना वो बिल्कुल इंटाइटल है, ठीक है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, मगर उनके लिए ये शर्त ये है कि सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के प्रोविजंस जो है वो भी एप्लीकेबल होंगे उन पर। ठीक है। सबसेक्शन 6 बात करता है फिकाह जाफरी। वर्ड फिकाह जाफरी का क्या मतलब है? वर्ड फिकाह जाफरी का मतलब है जूरिस कंसल्ट होते हैं वो, मतलब शिया स्कूल ऑफ लॉ। ठीक है, शिया स्कूल ऑफ थॉट रिकॉग्नाइज राइट ऑफ हस्बैंड टू गेट हिज शेयर फ्रॉम द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय हिज डिसीज्ड वाइफ आइदर मूवेबल और इमूवेबल एज फॉलोज। मतलब फिकाह जाफरी जो है, ठीक है, वर्ड जो हमारे पास फिकाह जाफरी है, ठीक है, उसके मुताबिक ये जो हमारे पास फिकाह जाफरी में शिया स्कूल ऑफ थॉट, उसके मुताबिक कि जो अगर कोई जो हमारे पास वाइफ की डेथ हो जाए, ठीक है, एक वाइफ की डेथ हो जाए तो उसका हस्बैंड जो है वो भी उनकी प्रॉपर्टी से उनका हिस्सेदार माना जाएगा। ठीक है, उनका उनमें से भी उनका हक उनको दिया जाएगा। ठीक है, वो एक क्या दिया जाएगा? ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर वाइफ की डेथ हो जाती है, किसकी? वाइफ की डेथ हो जाती है तो फिर हस्बैंड को उसका ड्यू शेयर मिलेगा। कितना मिलेगा? ए और बी में डिवाइड किए गए हैं। ए के मुताबिक कितना? 1/2 शेयर इफ देयर इज नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, मतलब 1/2 मिलेगा। ठीक है, 1/2 मतलब आधा मिलेगा। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है तो कितना मिलेंगे? 50 करोड़। ठीक है, आगे बात समझ में। और बी में क्या कहा गया? अगर 1/2 तब मिलेगा जब इसके बच्चे नहीं हैं। और बी में क्या कहा गया है? 1/4 शेयर ऑफ प्रॉपर्टी इफ देयर इज ए चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, 1/4 अगर बच्चे हैं तो हस्बैंड को हिस्सा दिया जाएगा, अगर बच्चे नहीं हैं तो हस्बैंड को कितना मिलेगा? 1/2 मतलब आधा मिल जाएगा। ठीक है, और अगर बच्चे हैं तो फिर 1/4 मतलब 1/4। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं सबसेक्शन नंबर 7 पर। ये आप नोट कर लें। इसके बाद चलते हैं सबसेक्शन 7 पर। सबसेक्शन 7 बात करता है
सबसेक्शन 7, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 7 बात करता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूटेड मैटर हो, द पार्टीज आर एनी ऑफ द पार्टीज मे रिकोर्स टू अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन आर बाय अप्रोचिंग द मुजतहिद आलम फ्रॉम द पैनल मेंटेन बाय काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। ठीक है, अगर कोई पार्टी हो, एग्रीड पार्टी हो, ठीक है, तो फिर वो क्या कर सकती है, वो रिकॉर्स कर सकती है। वर्ड रिकॉर्स की क्या मतलब है, अवाइल रेमेडी, तो फिर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट से, कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब जिसको जुरिडिक्शन हो उससे, या फिर एक दूसरा और वर्ड है मुजतहिद आलम, ठीक है, उससे इसको क्या कहा जाएगा, और इसको फिक्ह भी कहा जाएगा, फिक्ह आज़म। अगर फिर भी समझ ना आए तो मतलब ये है जूरिस कंसल्ट, ये क्या है, ये जूरिस कंसल्ट हैं। ठीक है, मतलब जूरिस कंसल्ट मतलब रिलीजियस जो भी हैं हमारे पास अलमाए होते हैं वो, ठीक है, या तो फिर कोड को आप रिव्यू करें, या तो फिर इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो भी हमारे पास काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने जो भी हमारे पास बॉडीज वगैरह बनाई हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास इकरा आलम बनाए हैं, ठीक है, जो हमारे पास जूरिस हैं, ये जो कंसल्ट हैं जूरिस कंसल्ट, ठीक है, उनके पास जाएं कि ये जनाब मेरा हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा मेरा बनता है, ये हिस्सा मुझे दिया नहीं जा रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है। द डेसिशन ऑफ मुत्तहिद आलम शल हैव स्टेटस ऑफ एन अवार्ड, मतलब जो मुत्तहिद आलम है ना, उसका जो फैसला है ना, वो एक एज अवार्ड माना जाएगा, एक इनाम के तौर पर माना जाएगा। एंड द सेम शैल बी डील्ड विथ अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, ठीक है, उसको एज हमारे पास आर्बिट्रेशन एक्ट की तरह उसके जो प्रोविजन है उनकी तौर पर उसको माना जाएगा, उसको डील किया जाएगा। ठीक है, वर्ड एक्सप्लेनेशन पर चले जाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 7th एक इसके अंदर है एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 4 का एक्सप्लेनेशन चले आए। मुत्तहिद आलम या फिर फ़क़ीह आज़म मीन्स अ जूरिस कंसल्ट, देखो बात आ गई, जूरिस कंसल्ट, रिलीजियस स्कॉलर, ठीक है, अ डॉक्टर ऑफ शिया स्कूल ऑफ थॉट, वेल वर्स्ड विथ शरिया, हैविंग इंटरनेशनल रिप्यूट एंड ऑफ सच रिकॉग्निशन। मतलब ये मुज्तहिद आलम कौन होते हैं, ये मुज्तहिद आलम मतलब फ़क़ीह आज़म, मतलब जो जूरिस कंसल्ट है ना, वो रिलीजियस स्कॉलर, ठीक है ना, वो उनको कहा जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल, मतलब जो शरिया जो है ना उनसे रिलेटेड जो भी नॉलेज है ना, उससे मतलब रिलेटेड नॉलेज रखते हों बहुत सारी, मतलब इंटरनेशनल रिप्यूट हो, उसकी शान शोहरत है ना वो बैन अल-अक़वामी हो। बिल्कुल सिंपल है। द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी शैल मेंटेन अ पैनल ऑफ मुज्तहिद आलम हैविंग अफोरसेड क्वालिफिकेशन, मतलब जो क्वालिफिकेशंस ऊपर बताई गई हैं, मतलब वो इंटरनेशनल रिप्यूट हो, ठीक है, इस तरह की, तो फिर ये मुज्तहिद आलम है ना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरह। आइडियोलॉजी जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है ना वो मेंटेन कर रखेगा इनका रिकॉर्ड वगैरह जो भी है। यहाँ तक बात क्लियर सिंपल है। ठीक है, सबसेक्शन 8 क्या बात करता है, सबसेक्शन 8 बात करता है सेक्शन 4 का सबसेक्शन 8 बात करता है एज इंश्राइंड एंड आर्टिकल 227 ऑफ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का इस्लामिक हमारे पास पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 227 जो है इसके मुताबिक, ठीक है, अगर इसकी देखेंगे टाइटल तो ये है प्रोविजंस relating to Quran and
सुना, मतलब जो भी शर्तें दी गई हैं होली कुरान और सुन्ना में, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात एज इंश्राइंड इन आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ अहले तशी and matters connected therewith or ancillary thereto shall be decided according to their personal law interpreted by fiqh जाफरिया शिया स्कूल ऑफ थॉट। मतलब जो भी इसके शेयर्स हैं, जो भी हमारे पास मैटर है इनहेरिटेंस के, वो डिसाइड किए जाएंगे हमारे पास फिक़्ह जाफरिया मतलब शिया स्कूल ऑफ थॉट, जो भी हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है, जो भी इंटरप्रेट करेंगे उनके मुताबिक जो है वो डिसाइड किए जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, आज थोड़ा कंफ्यूज वाला लेक्चर था, ठीक है, मगर इसके ऊपर में मैंने आपको कहा कि ये दादा पोता कानून जो है, ग्रैंडफादर ग्रैंड सन जो है लॉस, इसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, इसके ऊपर आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आज हमने सेक्शन 3 से सेक्शन 4 तक डिस्कस किया है। ठीक है, ये सिर्फ हमारी बेयर रीडिंग चल रही है। बेयर रीडिंग के अंदर अगर किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है डियर, थैंक यू सो मच।